हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऐसे एलिमेंट जो राज्य के कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को देखिए, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम है। अगर नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक करिए और साथ में रीज़न भी मेंशन कर दीजिए। तो हमने अपने पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट कवर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे मैंने डिस्कस किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डीपीएसपी, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर हम आर्टिकल्स में जिक्र करें तो ये आर्टिकल 36 से 51 यानी 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीपीएसपी यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये लिए कहाँ से गए हैं, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, यानी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं, इससे एक एक आर्टिकल उठाते हैं और शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आते हैं आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, राज्य क्या है, राज्य की क्या परिभाषा होगी। तो कहा गया है कि जब तक आर्टिकल 36 जो है राज्य की वही परिभाषा होगी जो आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12 में जो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है वही राज्य की परिभाषा भाग 4 के लिए भी काम करेगी। 36 में यही राज्य की परिभाषा में कहा गया है। आर्टिकल 37 का मतलब ये है कि जो हमारे डीपीएसपी हैं ये इन्फोर्सेबल नहीं होंगे, यानी प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में इनको प्रवर्तनीय नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और 226 के थ्रू हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारे क्या हैं फंडामेंटल राइट्स, जैसे आप क्या थे प्रवर्तनीय थे, तो ये इसके वायलेशन के लिए, इसका वायलेशन पहली बात क्या है, ये गवर्नमेंट क्या करती है, राज्य की कल्याण के लिए कानून बनाती है। फंडामेंटल राइट से हमें पॉलिटिकल जस्टिस मिलता है और यहाँ से हमें क्या मिलता है, आर्थिक और सामाजिक न्याय मिलता है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 37 में, ये क्या है, इन्फोर्सेबल नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपसे कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों में क्या डिफरेंस है, तो फंडामेंटल राइट जो हैं आपके प्रवर्तनीय हैं और ये जो डीपीएसपी हैं ये प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि नॉट इन्फोर्सेबल है। अब बात करते हैं आर्टिकल 38 के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक यानी कि सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो। अगर हम संक्षेप में बात करें, हमारे संविधान का मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लागू करना है। तो हमें सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो उद्देश्य है ये कहाँ से मिलता है, ये हमें डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो राज्य के लिए, राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के अभिवृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये हमें मिलता है कहाँ से, डीपीएसपी से। आर्टिकल 38 भी यही बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए क्या करेगा, राज्य ऐसी नीतियाँ बनाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 39 की। आर्टिकल 39 में कह रहा है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व हैं, कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाई जाएंगी जिसका राज्य क्या करेगा, पालन करेगा। आर्टिकल 39A ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 39 कह रहा है समान अवसर के आधार पर न्याय देना होगा, यानी ये बात करेगा फ्री लीगल एड की, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। इसे संविधान के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। इससे रिलेटेड एक केस है हुसैन आरा खातून।
तो अगर कभी पूछा जाता है हुसैन आरा खातून का केस किससे रिलेटेड है, तो ये फ्री लीगल एड या अनुच्छेद 39A से संबंधित है। आते हैं आर्टिकल 39B पर। सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी जो ओनरशिप है, उस पर जो कंट्रोल है, इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन बन सके। 39C जो है ये धन का समान वितरण यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। आर्टिकल 39D ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यानी समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन ये क्या है? ये आपका सामाजिक न्याय तो ही है। समान कार्य के लिए समान वेतन ये आर्टिकल 39D में वर्णित है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। एक आपका 39A और 39D ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो कई बार पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 40 के बारे में। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये विलेज पंचायत की बात करता है यानी ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है आर्टिकल 40। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है या मैच द फॉलोइंग में दे देता है कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है भारतीय संविधान में जो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 40। अब बात करते हैं आर्टिकल 41 की। आर्टिकल 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, वर्क, एजुकेशन और लोक सहायता पाने का अधिकार की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 41। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 41 है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 42 यानी 42 में कह रहा है काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूत सहायता का उपबंध कराना। ये किसका काम होगा? ये राज्य का काम होगा। ये जितने भी आर्टिकल 36 से 51 तक जितने भी अनुच्छेद हैं इसमें राज्य की क्या है? ड्यूटी की बात की गई है। राज्य ऐसा काम करेगा, लेकिन हाँ अगर राज्य ऐसा नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं? उसके अगेंस्ट में कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जैसा कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन में, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता था तो आप न्यायालय की शरण में जाते थे। लेकिन ये क्या है? ये भी राइट्स ही हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए आप कोर्ट जाते थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोर्ट जाने की शक्ति नहीं है। आर्टिकल 43 देख लेते हैं। 43 में कह रहा है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है, यानी मजदूरों के लिए उनके वेजेज की बात की गई है। आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। कई बार पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, तो ये हमारा अनुच्छेद 44 है। इसमें कहता है कि राज्य यानी स्टेट भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के लिए यानी भारत टेरिटरी ऑफ इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए यानी भारत के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। तो ये है हमारा आर्टिकल 44। बात करते हैं आर्टिकल 45 के बारे में यानी आर्टिकल 45 जो कि कहता है बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। कब तक? 6 वर्ष तक। तो 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान करेगा, ऐसा कहा गया है DPSP के आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 46 बात करता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्ग की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए राज्य क्या करेगा? नीतियां बनाएगा, उसको लागू करेगा। ये DPSP में आर्टिकल 46 में कहा गया है। लेकिन ध्यान रहे कि ये DPSP है, DPSP आर नॉट इन्फोर्सेबल, ये न्यायालय में प्रवर्तित नहीं है। तो अगर राज्य ऐसा नहीं करता है तो फिर आप क्या करेंगे? कोर्ट नहीं जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में आप कोर्ट जा सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके अलावा अगर आप पेड हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9415716667 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं पेड क्लासेस के लिए, या हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिस्टर योगी 92 से मुझे फॉलो कर सकते हैं। आर्टिकल 47 जो बात करता है कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने की तथा लोक स्वास्थ्य
का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। यानी राज्य जो लोग गरीब हैं उनको पोषाहार देगा, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। हमारा कहने का मतलब ये है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, और जो डीपीएसपी हैं ये क्या करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। इनका मेन मोटो जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अब बात करते हैं आर्टिकल 48 की। आर्टिकल 48 कहता है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और पशुपालन का संगठन किया जाएगा, कृषि को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार जो नीतियां बनाएगी, जो राज्य नीतियां बनाएंगी, ये डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाएंगी। आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो भी हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो प्लेसेस हैं और वस्तुएं हैं, इनका संरक्षण किया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 49 कहता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 50 की। आर्टिकल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करता है, सेपरेशन की बात करता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में न्यायपालिका से कार्यपालिका दे देता है तो गलत हो जाएगा। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी दे देता है, सीक्वेंस मिलाने के लिए भी दे देता है। तो आर्टिकल 50 जो है ये कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव सेपरेट किससे होगी, न्यायपालिका से पृथक्करण की बात की गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 51 यानी इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि के लिए राज्य क्या करेगा, निरंतर प्रयास करता रहेगा। तो ये क्या है, फिर ध्यान रखिएगा डीपीएसपी है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट अगर हम बात करें नेचर में कैसे हैं, निगेटिव हैं, नकारात्मक है, राज्य को कुछ करने से मना करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें डीपीएसपी की, हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं। तो डीपीएसपी हमारे पॉजिटिव नेचर में है और फंडामेंटल राइट्स निगेटिव नेचर में है। ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब समझ लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ आलोचनात्मक तथ्य हैं जो दिए गए हैं, क्वेश्चन में एग्जाम पूछ लिया जाता है। तो केटी साहब महोदय ने कहा था कि जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान जो है बैंक की सुविधा अनुसार किया जाता है। ये कथन किसने कहा था, केटी साहब ने। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, आप लोग याद रखिएगा इसको। आइवर जेनिंग साहब ने कहा है कर्मकांडी आकांक्षा कहा है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जेनिंग साहब ने इसको कर्मकांडी आकांक्षा कहा है। केसी वेरे ने कहा है कि ये लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। केसी वेरे का जो कथन है, लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर ने असेंबली में कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के बगैर अगर हम क्या करते हैं, व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं दिला पाते हैं, तो राजनीतिक जो न्याय है, राजनीतिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेकार है। यही कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के बगैर ये राजनीतिक लोकतंत्र बेकार है। ये किसने कहा था, अंबेडकर साहब ने कहा था। ध्यान रखिएगा, एक ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 जिसको हृदय एवं आत्मा कहा था डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है। तो ये जो वीडियो है हमारा, ये जितने भी आपके वनडे एग्जाम हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और पीसीएस, जितने भी स्टेट पीएससी हैं, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशंस है, यानी राज्य के लिए बाध्यकारी तो हैं, लेकिन अगर राज्य कुछ नहीं करता है ऐसा, तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जब कभी राज्य कोई नीतियां बनाएगा तो क्या करेगा, हमेशा डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए ही नीतियां बनाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था, मिनर्वा मिल्स केस, इसमें कहा था कि डीपीएसपी क्या है, लक्ष्य हैं और फंडामेंटल राइट साधन है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा जजमेंट दिया था मिनर्वा मिल केस में। डीपीएसपी लक्ष्य हैं और फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उसके साधन हैं। तो आज के इस वीडियो में ये जो हमने बात की डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भाग 4, ये कंप्लीट डीपीएसपी का वीडियो है। आप लोग इसको 2-3 बार देख लीजिएगा। याद रखिए, आर्टिकल्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो हमारा आप लोगों के लिए लाभकारी होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं आप लोग एक बार देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।